ऐसे इमेजिन कीजिए आपके पुराने कस्टमर शर्मा जी हैं, ब्रांच आते हैं, कहते हैं बेटा 3 महीने के लिए यूएस जा रहा हूँ बेटे के पास, मेरा नेफ्यू मेरा सेविंग अकाउंट चलाएगा, ठीक है? शर्मा जी ने एक सिंपल एप्लीकेशन पेपर पे साइन करके दे दी आपको। तो सर ये जो है ना इसे मैंडेट बोलते हैं। मैंडेट का मतलब क्या होता है? सिंपल टेम्पररी केवल इंडिविजुअल के लिए होता है, राइट? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैंडेट बोलते हैं। चलिए, एक दूसरी तरफ ऐसा सोचिए कि मिसेस गुप्ता ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड है। डायरेक्टर साहब कहते हैं मेरा नया मैनेजर अब रोज़ लोन डॉक्यूमेंट और क्लियरिंग चेक साइन करेगा। क्या एक सिंपल लेटर हेड पर चलेगा? अरे बिल्कुल नहीं। अगर फिनैकल में एंट्री करनी है ना तो उन्हें एक लीगली स्टाम्प्ड नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो चलिए सर, इन दोनों को डिसेक्ट करते हैं। हमने एक बार मैंडेट देखा और एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी देखा। तो सर मैंडेट क्या होता है? एकदम सिंपल अथॉरिटी लेटर है जो एक अकाउंट होल्डर किसी थर्ड पार्टी को देता है। एकदम सिंपल होता है सर, सिंपल अथॉरिटी लेटर। उस थर्ड पर्सन को हम बोलते हैं मैंडेटी। तो जिसको दिया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं सर? मैंडेटी बोलते हैं। तो एक सिंपल सा अथॉरिटी लेटर है, अकाउंट होल्डर किसी थर्ड पार्टी को देता है और उस थर्ड पर्सन को हम लोग बोलते हैं मैंडेटी। अब रूल क्या है सर? ये हमेशा टेम्प्रोरी या शॉर्ट टर्म होना चाहिए। और सुनिए, मैंडेटी के सिग्नेचर वेरीफाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बैंक की नहीं सर, कस्टमर की, शर्मा जी की। जी हाँ, शर्मा जी जो हैं वेरीफाई करेंगे मैंडेटी के सिग्नेचर को। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा है इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन। क्या एक पार्टनरशिप फर्म या कंपनी मैंडेट दे सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दे सकती। एक पार्टनरशिप फर्म या कंपनी कभी भी मैंडेट नहीं दे सकती। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इशू अ मैंडेट। इंस्टीट्यूशन को ना डायरेक्टली पीओए रूट पर ही जाना पड़ेगा, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी रूट पर ही जाना पड़ेगा। कोई इंस्टीट्यूशन मैंडेट नहीं दे सकती। अब सर बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की। इसको बोलते हैं लीगल बॉस। सर ये थोड़ा हैवी ड्यूटी है, इसमें लॉयर वाली फीलिंग आती है। इसमें पार्टीज़ कौन होते हैं? तो जो पावर दे रहा है ऑनर वो प्रिंसिपल होता है, जिसको पावर मिल रही है मैनेजर वो एजेंट होता है। तो सर डोनर डॉनी का कंसेप्ट है। क्या होता है? ऑनर वो प्रिंसिपल है, डोनर है। जिसको पावर मिल रही है मैनेजर वो है एजेंट यानी डॉनी। वैलिडिटी क्या होती है सर? खाली प्लेन पेपर पे नहीं चलेगा, इट मस्ट बी ए स्टाम्प डॉक्यूमेंट। और किसके सामने एग्जीक्यूट होना चाहिए? तो लिखा है सर नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट और एन ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफिशियल। उसके बिना ब्रांच में फाइल फेंक देना वापस। अब सर बात करते हैं टाइप ऑफ पीओए की। तो एक होता है जनरल या यूनिवर्सल। एंडलेस पावर होता है सर, मल्टीपल ट्रांस। तो सर बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की, यानी लीगल बॉस की। ये थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है, इसमें लॉयर वाली फीलिंग आती है। पहले पार्टीज़ कौन कौन होते हैं? यानी जो पावर दे रहा है ऑनर वो है प्रिंसिपल डोनर, जिसको पावर मिल रही है यानी कि मैनेजर वो है एजेंट यानी कि डॉनी। तो सर दो कंसेप्ट होता है, डोनर और डॉनी, राइट? जो पावर दे रहा है वो प्रिंसिपल डोनर है, जिसको पावर मिल रही है वो हमारे डॉनी हैं यानी एजेंट हैं। और सर वैलिडिटी की बात कर लें, इफ़ यू टॉक अबाउट द वैलिडिटी, खाली प्लेन पेपर पे नहीं चलेगा, इट मस्ट बी ए स्टाम्प डॉक्यूमेंट। और किसके सामने एग्जीक्यूट होना चाहिए? नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट, ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसके बिना ब्रांच में फाइल फेंक दीजिएगा वापस। कि हमने बात करी खाली प्लेन पेपर पे नहीं चलेगा, इट मस्ट बी ए स्टाम्प डॉक्यूमेंट। और किसके सामने एग्जीक्यूट होना चाहिए? नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट और एन ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफिशियल। उसके बिना ब्रांच में फाइल फेंक दीजिएगा वापस। अब सर टाइप्स की बात कर लें पावर ऑफ अटॉर्नी के। एक होता है जनरल और यूनिवर्सल, यानी एंडलेस पावर होती है यहाँ पे, राइट? मल्टीपल ट्रांजेक्शन, बंदा चेक साइन कर रहा है, पेमेंट स्टॉप, बंदा चेक साइन कर सकता है, राइट? पेमेंट स्टॉप कर सकता है, राइट? लोन डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, फुल एस है। ये तो हो गया हमारा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। एक होता है सर स्पेसिफिक और लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी। तो सर ये क्या है, इसका खासियत क्या है? कि ये रिस्ट्रिक्टेड होता है वन टाइम यूज़ या कोई स्पेसिफिक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए, यानी वन टाइम यूज़ के लिए या कोई स्पेसिफिक सिंगल ट्रांजेक्शन उसके लिए लिमिटेड होता है, राइट? तो सर ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, राइट? तो ये जो हमारा स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है ना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो लिखा गया है ना रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइम यूज या कोई स्पेसिफिक सिंगल ट्रांजेक्शन, राइट? तो जैसे मान लीजिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसको हम लोग स्पेसिफिक बोलते हैं। अब देखिए सर यहाँ पे सिग्नेचर स्टाइल क्या लिखा है? तो एजेंट एजेंट यानी कि डॉनी कभी अपने पर्सनल नाम से साइन नहीं करेगा, ही मस्ट ऑलवेज साइन इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। यानी डॉनी जो होता है ना, यानी एजेंट जो होता है, कभी अपने पर्सनल नाम से साइन नहीं करता है, वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। कहा गया है सिग्नेचर स्टाइल कि एजेंट कभी भी पर्सनल नाम से साइन नहीं करेगा, ही मस्ट ऑलवेज साइन इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि पर प्रो यानी प्रिंसिपल नेम एसडी कंस्टिट्यूटेड अटॉर्नी, यानी चेक क्लियरिंग में देखा है ना ऐसे रबर स्टाम्प, वही है ये,
राइट। तो वही लिखा गया है कि सिग्नेचर स्टाइल क्या है कि एजेंट यानी कि डॉनी, हम पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे हैं, कभी अपने पर्सनल नाम से साइन नहीं करेंगे, वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के फॉर्मेट में साइन करेंगे। अब सर इसका ब्रेन जुगाड़ सुनिए। पीओए के पार्टीज याद रखने का एक फॉर्मूला है, डॉन गिव्स डॉनी टेक्स। डॉनर हमेशा पावर देता है, डॉनी हमेशा रिसीव करता है। डी फॉर डॉनर, डी फॉर देता है। अब बोलिए सर, कभी भूलिएगा आप, डी फॉर डॉनर, डी फॉर देता है। तो डॉनर जो होता है, डॉनर हमेशा पावर देता है, डॉनी हमेशा पावर रिसीव करता है। तो डी फॉर डॉनर, डी फॉर देता है। अब याद रहेगा सर। चलिए अब मैं आपको डेलीगेशन रूल के बारे में बताता हूँ, यानी पावर देने का अथॉरिटी। अब मान लीजिए ब्रांच काउंटर पे कलेश हो गया, जॉइंट अकाउंट होल्डर आके पावर डेलीगेट करना चाहते हैं, तो रूल क्या कहता है? सो रूल सुनिए, यहाँ पे लिखा है जॉइंट अकाउंट एंड पार्टनरशिप। यहाँ लगता है सबका साथ, ऑल अकाउंट होल्डर और ऑल पार्टनर मस्ट साइन द मैंडेट या पीओए। कोई सिंगल पार्टनर या एक जॉइंट होल्डर चाचा भतीजा बन के अकेले अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता। राइट। कह रहा हूँ ना, सबका साथ जरूरी है, सारे अकाउंट होल्डर, सारे पार्टनर साइन करेंगे मैंडेट को या पीओए को। अब सर कंपनीज़ की बात कर लें, एक कंपनी कब डेलीगेट कर सकती है? कंपनी तभी आगे पावर डेलीगेट कर सकती है अगर डेलीगेशन करने वाले पर्सन के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्पेसिफिक अथॉरिटी हो टू फर्दर डेलीगेट। हवा में डायरेक्टर अपने बेटे को पावर नहीं दे सकता जब तक बोर्ड रिजोल्यूशन में अलाउ ना हो। अब सर यहाँ पे एक ट्रैप सुन लीजिए, क्वेश्चन आएगा कि भैया एक जॉइंट अकाउंट है जिसमें ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है आइदर और सर्वाइवर, तो क्या आइदर पार्टनर मैंडेट अलोन इशू कर सकते हैं? क्या कोई भी पार्टनर अकेले मैंडेट इशू कर सकते हैं? ऑप्शन बोलेगा यस बिकॉज ही हैज़ ऑपरेटिंग पावर। आप लोग ना चिल्ला के बोलिएगा नहीं सर, एवन इफ इट इज़ आइदर और सर्वाइवर, भले ही आइदर सर्वाइवर ही क्यों ना हो। राइट। तो आपको यदि मैंडेट बनाना है या पीओए बनाना है, सभी जॉइंट होल्डर को साइन करना पड़ेगा। वही कह रहा था ना, क्वेश्चन में क्या बोला था कि आइदर सर्वाइवर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है, तो कोई भी पार्टनर मैंडेट अलग अकेले दे रहा है। बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है, अकेले तो मैंडेट आप दे ही नहीं सकते। राइट। चलिए, तो सर जहाँ पे जॉइंट और पार्टनर आए वहाँ पे ऑल का स्टाम्प लगाएं, ये ब्रेन जुगाड़ है सर। तो समझे, जहाँ भी जॉइंट और पार्टनर आएगा, जैसे कि यहाँ पे इस केस में है, तो वहाँ पे क्या लगाना है? सभी का स्टाम्प लगेगा। तो दोस्तों ये फैक्ट बिल्कुल टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। अब बात करते हैं सर डेलीगेशन रूल की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ नो गो जोन। ये तो क्लियर हो गया डेलीगेशन रूल, ऑल अकाउंट होल्डर्स, यानी जहाँ भी आपको बस ये याद रखना है कि जहाँ भी जॉइंट और पार्टनर आएंगे वहाँ पे सभी का स्टाम्प लगेगा, बस ये ध्यान रखना है। अब सर होता है नो गो जोन एक्सेप्शन। मतलब क्या हुआ सर? इसको देखिए, ब्रांच काउंटर पे रोज़ अजीब किस्से आते हैं। राइट। अजीब किस्से आते हैं ना सर, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ज़िंदगी में किसी और को अपनी पावर नहीं दे सकते। तो सर यहाँ पे लिखा है फिड्यूशियरी कैन नॉट डेलीगेट। मतलब क्या हुआ सर कि इमेजिन कीजिए एक माइनर का अकाउंट है, उसका लीगल गार्जियन यानी चाचा ब्रांच आता है, कहता है मैनेजर साहब मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ये लो पावर ऑफ अटॉर्नी, आज से मेरे भाई माइनर का अकाउंट चलाएगा। क्या कीजिएगा सर? फिनाकल में एंट्री मारिएगा? बिल्कुल नहीं सर, मुंह पे रिजेक्ट मारिएगा। फिड्यूशियरी जैसे कि एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, लीगल गार्जियन अपने एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते, उनको लीगली पर्सनली ही एक्ट करना पड़ेगा, उनका प्रॉक्सी कोई नहीं बन सकता, यही नियम है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखा है इन्होंने, सब डिलीगेशन। राइट। ये क्या होता है? सब डिलीगेशन का मतलब क्या होता है सर? देखिए, एजेंट का एजेंट बनना। मान लीजिए एक एनआरआई कस्टमर ने अपने फ्रेंड को पीओए दिया, यानी एजेंट बनाया। एक एनआरआई कस्टमर है, उसने अपने फ्रेंड को पीओए दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, मतलब कि एजेंट बनाया। क्या वो फ्रेंड आगे किसी और को अपनी पावर दे सकता है? तो जनरल रूल बोलता है नहीं दे सकता है। यानी कोई एजेंट हो यानी अटॉर्नी हो, वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता पावर को, अनलेस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। राइट। ओरिजिनल पीओई डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्लिसिटली एक क्लाउज लिखा हो पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। राइट। अगर ये क्लाउज नहीं है तो एजेंट अपना असिस्टेंट नहीं रख सकता, तो इसके लिए क्लाउज चाहिए। क्लाउज क्या है सर? पावर ऑफ। उसके बाद जो पॉइंट लिखा है उन्होंने, लिखा है फ्यूडिशरी कैन नॉट डेलीगेट। मतलब बताया ही कि माइनर का अकाउंट है, उसका लीगल गार्जियन यानी चाचा ब्रांच आता है, कहता है मैनेजर साहब मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ये लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी, और आज से मेरा भाई माइनर का अकाउंट चलाएगा। क्या कीजिएगा सर? फिनाकल में एंट्री मारिएगा? नहीं सर, मुंह पे रिजेक्ट मारिएगा। फिड्यूशियरी जैसे कि एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, लीगल गार्जियन, ये लोग एजेंट अपॉइंट नहीं करते, उनको लीगली पर्सनली ही एक्ट करना पड़ेगा, उनका प्रॉक्सी कोई नहीं बन सकता। और सर एक और पॉइंट लिखा है इन्होंने, सब डेलीगेशन, यानी एजेंट का एजेंट बनना। मान लीजिए एक एनआरआई कस्टमर ने अपने फ्रेंड को पीओए दिया, यानी एजेंट बनाया, क्या वो फ्रेंड आगे किसी और को अपनी पावर दे सकता है? तो जनरल रूल है नहीं दे सकता सर। एक एजेंट यानी अटॉर्नी जो है फर्दर पावर डेलीगेट नहीं कर सकता, अनलेस, और ये अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अनलेस क्या है? ओरिजिनल पीओई डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्लिसिटली एक क्लाउज लिखा हो, इसको बोलते हैं पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर ये क्लाउज नहीं है तो एजेंट अपना असिस्टेंट नहीं रख सकता। अब सर देखिए, यहाँ पे ना एग्ज़ाम में सीधा पूछते हैं
कि वाट क्लाउज इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एजेंट टू अपॉइंट अ सब एजेंट, यानी किसी एजेंट को सब एजेंट यदि अपॉइंट करना है तो कौन सी क्लाउज चाहिए, जल्दी बताइए सर, अभी बताया था। चलिए अब अगला जो सर आपको बताया था ना, पावर ऑफ सब्सिशन क्लाउज चाहिए, यानी एजेंट को यदि सब एजेंट अपॉइंट करना है ना तो हमें पावर ऑफ सब्सिशन का सब क्लाउज चाहिए। अब दूसरा कंसेप्ट है वो होता है व्हेन डज द पावर डाई, यानी चलिए ब्रांच में वापस आते हैं, कस्टमर ने पीओए दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, अब ये अथॉरिटी कैंसिल कब होती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का। तो बोथ मैंडेट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी इमीडिएटली कैंसल, यानी तुरंत ख़त्म हो जाती है। कब? डेथ के बाद, इंसैनिटी के बाद या इंसॉल्वेंसी के बाद। किसका डेथ, किसका इंसॉल्वेंसी? तो प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल यानी कि अकाउंट होल्डर का। अगर कंपनी है तो उसका वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन होते ही पीओए डेड हो जाएगा। तो डिपेंड करता है सर कि इंडिविजुअल है तो उसका डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए। अगर कंपनी है तो उसका वाइंडिंग अप के बाद हो जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है, इसमें लिखा है इन्होंने वॉलंटरीली कैंसिलेशन। यहाँ देखिए लिखा है इन्होंने वॉलंटरीली कैंसिलेशन, मतलब कि देखिए क्या कस्टमर वेट करेगा मरने का? नहीं सर, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल के पास सारा पावर रहता है, वो जब चाहे कल आकर गुस्से में मैंडेट या पीओए कैंसिल कर सकता है सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। तो सर यहाँ पे एक ब्रेन जुगाड़ बताता हूँ, DII रूल फॉर अकाउंट फ्रीज। तो सर मैंडेट या पीओए ऑटोमेटिकली कब डाई करता है, कब मरता है? तो आपको बस DII वर्ड को याद रखना है। क्या याद रखना है सर? DII, डी फॉर डेथ, आई फॉर इंसैनिटी, आई फॉर इंसॉल्वेंसी, यानी डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी। जैसे ही कस्टमर DII वैसे ही एजेंट की पावर गई। ठीक है, DII समझ में आ गया, डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी। और सर दूसरा ट्रिक लिखा है इन्होंने, मैंडेट वर्सेस पीओए का राइम है। देखिए गुनगुनाइए मेरे साथ चैट में, मैंडेट इज़ टेम्पररी और फ्री, पीओए मांगे स्टाम्प की फ़ी। फिर से सुनिए सर, मैंडेट जो होता है वो टेम्पररी होता है और फ्री होता है, और पीओए क्या मांग रहा है? पीओए मांगता है स्टाम्प की फ़ी। अब सर यहाँ पे एक दो ट्रैप देख लीजिए। पहला ट्रैप है सर कॉर्पोरेट मैंडेट ट्रैप। तो इसमें IIBF एक सिनेरियो देगा कि भैया देखो, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, इसने एक मैंडेट अपने कैशियर को दिया कि जाओ कैश विड्रॉ कर लो। क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? किसने दिया सर? ABC प्राइवेट लिमिटेड ने। किसको दिया? कैशियर को, कि जाओ पैसा। देखिए सर, यहाँ ABC प्राइवेट लिमिटेड तो इंस्टीट्यूशन है, और मैंने क्या बताया, इंस्टीट्यूशन जो है कभी भी पीओए यूज ही नहीं करते हैं, राइट, मैंडेट नहीं यूज करते सर। उनको लीगली अलाउ ही नहीं है मैंडेट यूज़ करना, उनको क्या लाना पड़ेगा? पीओए लाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ट्रैप सुनिए, इसको बोलते हैं लेजी गार्जियन ट्रिक। IIBF का सिनेरियो आएगा कि एक लीगली अपॉइंटेड गार्जियन है एक माइनर का, वो एक पीओए दे रहा है अपने भाई को माइनर के अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो बीमार है, बिकॉज ही इज़ सिक। कौन दे रहा है सर? गार्जियन दे रहा है। किसका? माइनर का। किसको दे रहा है? अपने माइनर को, कि जाओ बेटा, पीओई दे रहा है अपने ब्रदर को पीओई दे रहा है कि माइनर का अकाउंट ऑपरेट करो। देखिए माइनर के अकाउंट में गार्जियन होते हैं ना, तो गार्जियन पीओई किसको दे रहा है? गार्जियन पीओई अपने भाई को दे रहा है कि जाओ तुम इसके बिहाफ में ऑपरेट करो। तो सर देखिए, इसको सीधा इनवैलिड बोल दीजिएगा। आपको बताया था ना, फ्यूडिशियरी यानी गार्जियन, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये अपने पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते, राइट। सिकनेस का रोना नहीं चलेगा IIBF में। क्लियर है सर? चलिए अब आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा बैंकर्स लीन। तो सबसे पहले आते हैं ब्रांच पे, बैंकर्स लीन पे। इमेजिन कीजिए अपना वक्त का सताया बोरोवर, राइट, शर्मा जी आपके काउंटर पे आते हैं, उनका पर्सनल लोन 90 दिन से ओवर ड्यू होके NPA बन चुका है। उनका जो पर्सनल लोन है 90 दिन से NPA बन के 90 दिन से ओवर ड्यू होके NPA बन चुका है। अब सर हुआ क्या कि शर्मा जी की गलती से अपना LIC पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके टेलर काउंटर पे भूल कर घर चले गए। गलती से हुआ सर। उन्होंने क्या किया कि जो आपका LIC पॉलिसी डॉक्यूमेंट था आपके टेलर काउंटर पर भूलकर घर चले गए। क्या आप लीगली उन डॉक्यूमेंट को अपने पास कब्जे में रख सकते हैं लोन रिकवरी के लिए? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि शर्मा जी ने वो LIC डॉक्यूमेंट आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग में नहीं दिए हैं, वो तो गलती से छूट गया था। लेकिन सर अगर शर्मा जी ने खुद ब्रांच आकर अपने फिजिकल शेयर ऑफिशियली बैंक को सबमिट किए एज ए सिक्योरिटी फॉर एन ओवरड्राफ्ट और फिर डिफ़ॉल्ट कर दी, देखिए वो खुद ब्रांच आए, अपने फिजिकल शेयर ऑफिशियली बैंक में सबमिट किया, किस रूप में? सिक्योरिटी के रूप में, ओवरड्राफ्ट के सिक्योरिटी के रूप में, और फिर डिफ़ॉल्ट कर गए, तो भैया आपने सिर्फ उन शेयर को होल्ड कर सकते हैं, बल्कि उनको बेचकर अपना पैसा रिकवर भी कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं सर। पहले केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक को अपना फिजिकल शेयर सबमिट किया एज ए सिक्योरिटी के रूप में सबमिट किया, ये लो भैया ओवरड्राफ्ट का सिक्योरिटी है, और फिर डिफ़ॉल्ट कर गए, राइट। तो पहले केस में तो वो भूल के चले गए, शर्मा जी गलती से अपना LIC पॉलिसी डॉक्यूमेंट भूल के चले गए, तो सर वहाँ पे उन लीगल डॉक्यूमेंट को आप कब्जे में नहीं रख सकते। लेकिन सर शर्मा जी खुद ब्रांच आकर फिजिकल शेयर ऑफिशियली बैंक को सबमिट करते हैं एज ए सिक्योरिटी फॉर ओवरड्राफ्ट,
और फिर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तब तो वहाँ आप कर ही सकते हैं। चलिए सर, अब यहाँ पे ये जो सुप्रीम पावर होता है ना सर, इसी को बोलते हैं बैंकर्स लीन। तो कोर कंसेप्ट है सर इम्प्लाइड प्लेज का। होता क्या है कि बैंकर्स लीन गिव द बैंक द राइट टू रिटेन गुड्स और सिक्योरिटी एंड द पावर टू सेल देम इफ़ द कस्टमर डिफ़ॉल्ट, राइट। इसे बोलते हैं हम लोग बैंकर्स लीन। तो सर ये स्पेशल क्यों है? तो यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी की हम बात यदि करें तो सिर्फ रिटेन करना जनरल लीन होता है सर। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि एक होता है केवल रिटेन करना, तो केवल रिटेन करना जनरल लीन होता है, लेकिन क्योंकि बैंक के पास बेचने की पावर है, इसीलिए लीगली इसको इम्प्लाइड प्लेज बोलते हैं, राइट। तो दिस मेक इट सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल देन एन ऑर्डिनरी, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर, इम्प्लाइड प्लेज बोलते हैं। तो रिटेन करना जनरल लीन होता है, क्योंकि बैंक के पास बेचने की पावर है, इसीलिए इसको इम्प्लाइड प्लेज बोलते हैं। इसीलिए ना ज़्यादा पावरफुल होता है ऑर्डिनरी जनरल लीन से। अब सर लॉ की बात करते हैं और किसको ये पावर मिलता है, तो ये पावर कहाँ पे लिखी हुई है, तो याद रखिएगा ये डिफाइंड है सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब सर किसको किसको ये राइट मिलता है, तो सर देखिए, सिर्फ बैंकर नहीं, ये राइट मिलता है बैंकर, फैक्टर, वार फिंगर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर, सबको ये राइट मिलता है। तो सर इसको याद कैसे रखें, तो बैंकर्स लीन मतलब बैंक और कस्टमर का एक साथ एक जुड़ाव। क्या बोलते हैं, एक साथ एक। देखिए साथ बोल रहे हैं, एक साथ, हिंदी में साथ लिखते हैं ना सर, अब यहाँ पे साथ को साथ कर दीजिए, एक साथ एक जुड़ाव। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी बैंकर ने लीन लगाया तो कस्टमर का 1872 मतलब बुरा हाल हो गया। बैंकर ने लीन लगाया तो कस्टमर का 1872 मतलब बुरा हाल हो गया। क्लियर है। तो सर अब 5 प्रोफेशन को कैसे याद रखें, तो बैंकर, फैक्टर, वार फिंगर, अटॉर्नी, पॉलिसी ब्रोकर, कैसे याद रखें कि सेक्शन 177 किस वन को किस किस को पावर देता है, तो सर एक एक्रोनिम याद रखिए, BFWAP। बैंकर का फूफा वापस आए तो अटॉर्नी की पॉलिसी लेकर, सर यहाँ दिया हुआ होगा। चलिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो BFWAP मतलब बैंकर, फैक्टर, वार फिंगर, अटॉर्नी, पॉलिसी ब्रोकर, राइट। समझ गए सर, बैंकर्स लीन एक इम्प्लाइड प्लेज होता है अंडर सेक्शन नंबर 171, राइट। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की और, जो कि है 4 गोल्डन रूल फॉर एक्सरसाइजिंग लीन। सर इमेजिन कीजिए आपका एक NPA बोरोवर है शर्मा जी, उनका एक अकाउंट ओवर ड्यू है और आपका खून खौल रहा है। उनका कुछ बीच से कुछ भी बैंक में दिखता है, आपका मन करता है उसको फ्रीज करके रिकवरी मार लो। लेकिन रुकिए सर, कंकरेंट ऑडिटर पीछे खड़ा है। बैंकर्स लीन तभी लगता है जब ये 4 गोल्डन रूल पास होते हैं। पहला क्या है सर, क्रेडिटर कैपेसिटी। बैंक को वो गुड या सिक्योरिटी एग्जैक्टली एक क्रेडिटर यानी उधार देने वाले की कैपेसिटी में ही मिलनी चाहिए। भैया, बैंक को जो भी गुड्स मिली है ना, उधार देने वाले की कैपेसिटी में मिलनी चाहिए। अगर कस्टमर ने आपको FD एज अ लोन सिक्योरिटी दी है, तभी आप लीन लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रेडिटर कैपेसिटी। फिर दूसरा लिखा गया है नो स्पेशल पर्पस। मान लीजिए शर्मा जी रोते हुए ब्रांच आए, भैया ये 50,000 कैश लो, मेरा एक स्पेसिफिक इनवार्ड चेक आने वाला है, प्लीज़ इसको क्लियर कर देना। सर क्या आप उस कैश को उनके पुराने NPA कार लोन में एडजस्ट कर दीजिएगा? नहीं सर, क्योंकि पैसा एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रीज़न के लिए इंटरेस्ट किए गए थे। फिर लिखा है सर नो कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके और कस्टमर के बीच में कोई एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है जो लीन को ब्लॉक करता है, तो आप लीन नहीं लगा सकते। जैसे रिटर्न एग्रीमेंट हो कि दिस स्पेसिफिक डिपॉजिट विल नॉट बी अटैच फॉर एनी पास ड्यू, जो लिख दिया सो लिख गया। अब होता है सर सेम राइट और कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं रिश्तेदारी रूल। सबसे ज़्यादा ब्रांच में पंगा करता है। सो तो लिखा है ना, द गुड मस्ट बिलोंग टू द सेम कस्टमर इन द सेम कैपेसिटी एज द डेप्ट। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे शर्मा जी का इंडिविजुअल पर्सनल लोन NPA हो गया मान लीजिए, पर उनका अपनी वाइफ के साथ एक आइदर और सर्वाइवर जॉइंट सेविंग अकाउंट है जिसमें 5 लाख पड़े हुए हैं। शर्मा जी का पर्सनल लोन NPA हो गया, पर उनका अपनी वाइफ के साथ एक आइदर सर्वाइवर जॉइंट अकाउंट है जिसमें कितने पड़े हुए हैं सर, 5 लाख पड़े हुए हैं। क्या आप उस जॉइंट अकाउंट पे लीन लगा के उनका इंडिविजुअल लोन रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। तो ये देखिए सर, इंडिविजुअल लोन तो हो गया इंडिविजुअल कैपेसिटी, और जॉइंट अकाउंट हो गया जॉइंट कैपेसिटी। तो रिश्ता मैच नहीं हुआ तो लीन कैंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सर, रिश्ता मैच करवाना आवश्यक है। जैसे इंडिविजुअल लोन है इंडिविजुअल कैपेसिटी, जॉइंट लोन है जॉइंट कैपेसिटी, रिश्ता मैच नहीं हुआ तो नहीं कर सकते। तो सर इसको कैसे, देखिए हमने क्या क्या बताया, क्रेडिटर कैपेसिटी, सेम राइट कैपेसिटी, नो कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट, नो स्पेशल पर्पस। अच्छा सर एक सवाल आपसे पूछते हैं, इंडिविजुअल लोन की रिकवरी के लिए जॉइंट FD पे लीन लगा सकते हैं? जरा बताइए ना, यस और नो। अब सर बात करते हैं नो लीन जोन। अब आते हैं उस डेंजर जोन पे जहाँ पे बैंकर लीन फेल हो जाता है। अगर यहाँ पे लीन लगाया ना तो सर लीगल नोटिस सीधा आपके नाम आएगा। तो यू कैन नॉट यूज़ द राइट ऑफ लीन इन दीज स्ट्रिक्टली डिफाइंड केसेस। पहला क्या है सर, सेफ कस्टडी आर्टिकल या लॉकर। शर्मा जी लोन डिफ़ॉल्ट कर गए, ब्रांच मैनेजर गुस्से में उनका लॉकर ब्रेक ओपन करके उनकी वाइफ की ज्वेलरी बेच सकता है क्या? नहीं सर। लॉकर और सेफ कस्टडी में बैंक एक ट्रस्टी बेली होता है, क्रेडिटर बिल्कुल नहीं होता। यहाँ आपका लीन जीरो है।
अच्छा, दूसरा केस लिखा है स्पेसिफिक पर्पस डिपॉजिट। जैसे रूल 2 में बताया ना आपको कि अगर मान लीजिए फंड डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली एक स्पेसिफिक इनवार्ड चेक क्लियर करने के लिए या स्पेसिफिक बिल पे करने के लिए आए हैं, तो वो अमानत हैं, आप उन्हें लोन अकाउंट में स्वाइप नहीं कर सकते। तीसरा क्या लिखा है, नेग्लिजेंटली लेंट आइटम। सर शर्मा जी ब्रांच आए थे, परेशानी में थे, राइट, और वाटर कूलर के पास अपना प्रॉपर्टी का ओरिजिनल पेपर गलती से भूल कर चले गए। मैनेजर ने पेपर देखा और बोला, वाह, अब इन पे लीन लगाकर इनको एनपीए रिकवरी के लिए दबा लूँगा। सर एरर आ चुका है, आप ऐसा लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते उन सभी गुड्स पे जो कि ब्रांच के प्रीमाइसेस में भूल गया हो, फॉरगॉट कर गया हो, राइट, बाय मिस्टेक यदि वो भूल गया हो तो उस पर लीन नहीं लग सकता, वो सर नेग्लिजेंट ओमिशन है, राइट। चलिए अभी अब मैं आपको इसका जुगाड़ बता दूं, तो सर शर्मा जी ने लॉकर में आइटम छोड़ा था, बाहर आके स्पेसिफिक बिल पे किया और छाता भूल गए। तो सर लॉकर हो, स्पेसिफिक पर्पस हो, नेग्लिजेंटली लेफ्ट आइटम हो, तो उसको उस पर लीन नहीं लगा सकते। अब सर एक सिनेरियो सुनिए, वो आपको आईएफबीएफ आपको एक इमोशनल क्वेश्चन देगा, भैया मिस्टर ए जो हैं वो एक डिफ़ॉल्टर हैं टर्म लोन के, वो आपके ब्रांच में लॉकर ऑपरेट करते हैं, चूँकि बैंक एक जनरल बैंकर लीन इम्प्लाइड प्लेज अंडर सेक्शन 171 होल्ड कर रहा है, तो क्या बैंक जो है लॉकर के कंटेंट को रिटेन कर सकता है रिकवरी के लिए? पता है ऑप्शन ए क्या लिखा होगा, यस, बैंक है सुप्रीम लीन पावर। और सर ऑप्शन बी होगा नो, बिकॉज बैंक इज़ एक्टिंग एज अ बेली और लेसर। सर यहाँ पे ना वर्ड है क्रॉनिक डिफ़ॉल्टर, तो क्रॉनिक डिफ़ॉल्टर देखकर गुस्से में यस मार्क मत कर दीजिएगा। जैसे ही लॉकर वर्ड दिखे, जैसे ही सेफ कस्टडी वर्ड दिखे, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ये तो नो लीन जोन है, आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। क्लियर है सर? चलिए अब और भी कुछ नो लीन जोन को देखते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है इमैच्योर डेप्ट, स्टोलन गुड, कन्फ्लिक्ट विद सेट ऑफ, राइट। देखिए क्या लिखा है, इमैच्योर डेप्ट का मतलब क्या हुआ, इमेजिन कीजिए आपका टारगेट मंथ एंड पे शॉर्ट हो रहा है, आपका टारगेट मंथ एंड पे शॉर्ट हो रहा है, राइट। एक कस्टमर का 10 लाख का एफडी ब्रांच में पड़ा हुआ है और उसका एक लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई अगले महीने ड्यू होने वाली है, मतलब अभी इमैच्योर है। आपने सोचा चलो इस एफडी पे लीन मार्क कर देता हूँ एडवांस में। रूल क्या है सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। लोन ईएमआई जो है अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है या मैच्योर ही नहीं हुआ है, जब तक डेप्ट मैच्योर नहीं होता आपका लीन पावर एक्टिवेट ही नहीं होता है सर। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा एक और केस इन्होंने लिखा है स्टोलन गुड का। सर ऐसा समझिए एक फ्रॉडस्टर ब्रांच में आया, उसने चोरी के बॉन्ड या शेयर जमा कर दिए और उन पे लोन ले लिया। चोरी का शेयर था, चोरी का बॉन्ड था, जमा कर दिया, उस पर लोन ले लिया। कल फ्रॉडस्टर ब्रांच में आया, उसने चोरी के बॉन्ड या शेयर जमा कर दिए और उन पर लोन ले लिया। कल को असली मालिक पुलिस लेकर आ गया, क्या आप बोल सकते हैं सर मैं तो इस पे लीन लगाऊंगा? नहीं सर, कस्टमर के पास कोई लीगल टाइटल नहीं है गुड्स का, तो चोर गुड्स का जो ऑनर है, राइट, वो नहीं बन सकता और बैंक चोरी के माल पर लीन नहीं लगा सकता। एक और लिखा है सर थर्ड केस कन्फ्लिक्ट विद सेट ऑफ। सर एक ही कस्टमर का सेविंग अकाउंट है जिसमें पैसा है और एनपीए लोन अकाउंट है जिसमें ड्यूज़ है, दोनों ब्रांच में है। आप फिनेकल में क्या कीजिएगा सर, लीन लगाइएगा या सेट ऑफ लगाइएगा? सर ध्यान रखिएगा, रूल ये कहता है इफ़ द राइट ऑफ सेट ऑफ इज़ अवेलेबल, मतलब मनी वर्सेस मनी का केस है, वहाँ पे बैंकर लीन अप्लाई नहीं होगा। आप जो है ना दोनों को एक साथ एक ही एसेट पे यूज़ नहीं कर सकते। पैसा है तो सीधा सेट ऑफ मारिए, लीन नहीं लगा सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इन्होंने ब्रेन जुगाड़ दिया, इसको बोलते हैं मिस ट्रिक, राइट। तो जब भी आप जो है कस्टमर को एसेट, आप बताइए कस्टमर के एसेट को कब टच नहीं कर सकते, जब वो मिस कर जाए। तो देखिए मिस्टेकनली लेफ्ट बिहाइंड, इमैच्योर डेप्ट, सेफ कस्टडी, राइट। इमैच्योर डेट मतलब क्या हुआ, ईएमआई ड्यू नहीं है। सेफ कस्टडी मतलब लॉकर का सामान। स्पेसिफिक पर्पस मतलब क्लियरिंग का चेक। स्टोलन गुड यानी चोरी का माल। सेट ऑफ जो है सेट ऑफ के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब सर यहाँ पे ट्रैप देख लेते हैं। तो सर देखिए सबसे पहला ट्रैप इन्होंने लिखा है कि सेफ कस्टडी इल्यूज़न, यानी क्वेश्चन आएगा एक लंबी इमोशनल स्टोरी के साथ। क्या आएगा, एक कस्टमर है जिसका एमएसएमई लोन 3 साल से एनपीए है, बैंक का 50 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन उस कस्टमर का आपकी ब्रांच के लॉकर में 500 ग्राम गोल्ड पड़ा हुआ है। क्या बैंक राइट ऑफ सेटअप क्या होता है सर, बैंक का राइट है कि हम एक डेबिट बैलेंस को एडजस्ट कर लें। जैसे कि मान लीजिए लोन हो, ओडी हो किसी एक अकाउंट में, उसमें डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट बैलेंस से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे डिपॉजिट हो दूसरे अकाउंट में जो कि एक ही कस्टमर का हो, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही कस्टमर का हो, तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग राइट ऑफ सेट ऑफ। तो सर वन बैंक वन एंटिटी, कस्टमर के लिए ब्रांच अलग होंगी, बैंक के लिए सब एक हैं। बैंक जो है सेट ऑफ कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेज में। अच्छा नोटिस मैंडेटरी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ऑनगोइंग बैंकिंग रिलेशनशिप में अगर बैंक सेट ऑफ लगा रहा है तो कस्टमर को एक रीजनेबल नोटिस सर्व करना मैंडेटरी है। रातों रात चुपके से अकाउंट जीरो नहीं कर सकते। एक और लिखा है इन्होंने सेम राइट रूल, ये रूल ऑफ थंब है सर।
क्या लिखा है, डेब्ट मस्ट एग्जिट इन द एग्जैक्ट सेम कैपेसिटी। आप एक सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस अकाउंट को उसके इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के साथ मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की नज़रों में दोनों सेम एंटिटी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? प्रोप्राइटर के बिजनेस अकाउंट को इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के साथ। चलिए एक चीज़ बताइएगा सर, क्या एक पार्टनरशिप फर्म के डिपॉजिट अकाउंट को पार्टनर के पर्सनल अकाउंट से सेट ऑफ कर सकते हैं? जल्दी बताइए, यस और नो। नहीं सर, कैपेसिटी डिफरेंट है, नहीं कर सकते। हाँ, प्रोप्राइटर में आप कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटी अलग है। अच्छा, अब बात करते हैं सर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन। कहाँ पंगा नहीं लेना है सर? यहाँ पे अपने सेट ऑफ का बटन दबा दिया ना, तो लीगल नोटिस सीधा आपके नाम आएगा। सर कस्टमर है जिसके एमएसएमई लोन का 3 साल से एनपीए है, बैंक का 50 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन उस कस्टमर का आपकी ब्रांच के लॉकर में 500 ग्राम गोल्ड पड़ा हुआ है, तो क्या बैंक बैंकर लीन एक्सरसाइज कर सकती है लॉकर कंटेंट पे, ताकि एनपीए को रिकवर कर लें? बताइए सर। आपको लगेगा एमएसएमई एनपीए है तो गोल्ड दबा लो, लेकिन सर एकदम नहीं है, क्योंकि सर लॉकर सेफ कस्टडी जो है ना, बेली बेलर रिलेशनशिप बनाता है, और लीन केवल क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप में ही काम आता है। लॉकर का सोना बैंक का नहीं है सर, समझ रहे हैं ना? एक तरफ बेली बेलर रिलेशनशिप है, और ये जो हमारा लीन है ना, वो केवल क्रेडिटर डेटर में ही वो काम करता है, समझे? अच्छा, दूसरा ट्रैप लिखा है जस्ट रिटेन वर्सेस सेल। वो लोग स्टेटमेंट देंगे, अ जनरल लीन ओनली गिव द बैंकर द राइट टू रिटेन गुड, नॉट टू सेल दैम। सही है कि गलत है? इसको तुरंत गलत कर दीजिएगा। याद है ना, अभी आपको बताया था कि बैंकर्स लीन एक स्पेशल होता है, बैंकर्स लीन एक इम्प्लाइड प्लेज होता है, मतलब कि आपके यू एब्सोल्युटली हैव द सुप्रीम राइट टू सेल द गुड टू रिकवर द ड्यूज़। मतलब आपके पास सुप्रीम राइट है कि भैया आप सामान बेचो, ड्यूज़ रिकवर करो। हम सिर्फ रिटेन यानी रख के खुश नहीं होते, हम उसको बेच के अपना एनपीए रिकवर करते हैं। ठीक है, तो सर बेली बेलर रिलेशनशिप में लीन लगेगा या नहीं लगेगा? सर लिखिए यस और नो चैट बॉक्स में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ। तो अभी हमने डिस्कस किया बेसिक राइट्स के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ। तो सर इमेजिन कीजिए, एक कस्टमर सुबह सुबह ब्रांच आता है और आपका टेलर पे चिल्ला रहा है, मेरा चेक बाउंस कैसे कर दिया, करंट अकाउंट में पैसा नहीं थे तो क्या हुआ, मेरा मुंबई वाली ब्रांच के सेविंग में 2 लाख पड़ा है, वहाँ से एडजस्ट क्यों नहीं किया? आप काल्मली उसको समझाते हैं कि भाई साहब, बैंक ब्रांच के अकाउंट आपस में एडजस्ट कर सकता है, पर कस्टमर डिमांड नहीं कर सकता कि चेक पास करने के लिए क्रॉस ब्रांच एडजस्टमेंट करो। कस्टमर कभी नहीं डिमांड कर सकता कि चेक पास करने के लिए क्रॉस ब्रांच एडजस्टमेंट करो। अच्छा, दूसरा सिनेरियो देखिए सर, एक डिफ़ॉल्टिंग पर्सनल लोन बोरोवर का केस ले लीजिए। आरओ से रोज़ गाली पड़ रही है उसके एनपीए पर। अचानक क्या हुआ, आप फिनैकल में देखते हैं कि उसकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का करंट अकाउंट है, जिसमें 5 लाख क्रेडिट बैलेंस है, यानी डिपॉजिट पड़ा हुआ है। तो सर क्या आप उस करंट अकाउंट का पैसा उसके पर्सनल लोन में एडजस्ट कर सकते हैं एनपीए रिकवर करने के लिए? यस, दबा लीजिए पैसा। क्यों? क्योंकि सर लीगली एक सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल जो हैं, दोनों सेम एंटिटी होते हैं, राइट? हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो सर ये जो एब्सोल्यूट पावर होता है सर राइट ऑफ सेट ऑफ का, यही सबसे बड़ा पावर है, राइट ऑफ सेट ऑफ। चलिए पहले मैं आपको कोड रूल समझाता हूँ राइट ऑफ सेट ऑफ का। तो सर होता क्या है सर, लिखा है ना इन्होंने कि बैंक का राइट जो है, बैंक का राइट, तो राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है सर? बैंक का राइट है कि हम एक डेबिट बैलेंस को एडजस्ट कर लें। जैसे कि मान लीजिए लोन हो, ओडी हो किसी एक अकाउंट में, उसमें डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट बैलेंस से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे डिपॉजिट हो दूसरे अकाउंट में जो कि एक ही कस्टमर का हो, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही कस्टमर का हो, तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग राइट ऑफ सेट ऑफ। तो सर वन बैंक वन एंटिटी, कस्टमर के लिए ब्रांच अलग होंगी, बैंक के लिए सब एक हैं। बैंक जो है सेट ऑफ कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेज में। अच्छा, नोटिस मैंडेटरी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ऑनगोइंग बैंकिंग रिलेशनशिप में अगर बैंक सेट ऑफ लगा रहा है तो कस्टमर को एक रीजनेबल नोटिस सर्व करना मैंडेटरी है। रातों रात चुपके से अकाउंट जीरो नहीं कर सकते। एक और लिखा है इन्होंने सेम राइट रूल, ये रूल ऑफ थंब है सर। क्या लिखा है, डेब्ट मस्ट एग्जिट इन द एग्जैक्ट सेम कैपेसिटी। आप एक सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस अकाउंट को उसके इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के साथ मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की नज़रों में दोनों सेम एंटिटी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? प्रोप्राइटर के बिजनेस अकाउंट को इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के साथ। चलिए एक चीज़ बताइएगा सर, क्या एक पार्टनरशिप फर्म के डिपॉजिट अकाउंट को पार्टनर के पर्सनल अकाउंट से सेट ऑफ कर सकते हैं? जल्दी बताइए, यस और नो। नहीं सर, कैपेसिटी डिफरेंट है, नहीं कर सकते। हाँ, प्रोप्राइटर में आप कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटी अलग है। अच्छा, अब बात करते हैं सर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन। कहाँ पंगा नहीं लेना है सर? यहाँ पे अपने सेट ऑफ का बटन दबा दिया ना, तो लीगल नोटिस सीधा आपके नाम आएगा। तो सर कहाँ कहाँ सेट ऑफ यूज़ नहीं कर सकते? देखिए पहला लिखा है सर कंटिजेंट इमेच्योर डेब्ट। तो
तो डेप्ट मस्ट बी ड्यू एंड फॉर सर्टेन क्वांटिफाइड सम, लोन का पैसा अभी ड्यू ही नहीं हुआ या लायबिलिटी अभी हवा में है यानी अनक्वांटिफाइड है, तो उसके खिलाफ कस्टमर का एफडी सेट ऑफ नहीं कर सकता। फिर लिखा है सर गारंटर, बहुत ब्रांच मैनेजर यहाँ गलती करते हैं। आप एक गारंटर का क्रेडिट बैलेंस तब तक सेट ऑफ नहीं कर सकते जब तक प्रिंसिपल बोरोवर का डिफ़ॉल्ट ऑफिशियली फाइनलाइज ना हो जाए और गारंटर अमाउंट लीगली डिटरमाइन क्रिस्टलाइज ना हो जाए। डिटरमाइन या क्रिस्टलाइज ना हो जाए मतलब कितना गारंटी का अमाउंट है। अच्छा, दूसरा चीज़ है ट्रस्ट अकाउंट। कस्टमर का पर्सनल लोन एनपीए है और उसके पास ब्रांच में एक ट्रस्ट अकाउंट है जिसमें वो ट्रस्टी है। ट्रस्ट का पैसा पर्सनल लोन में सेट ऑफ नहीं हो सकता सर, कैपेसिटी अलग है। सर सुनिए, सिंपल सा चीज़ देखिए कि भैया कैपेसिटी सेम है कि अलग है। अब एक ट्रस्ट को देखिए, ट्रस्ट का ट्रस्टी एक तरफ है और ये पर्सनल लोन है सर, तो कैसे आप दोनों को एडजस्ट कर लेंगे? सेट ऑफ नहीं है, सेम कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा, फिर लिखा है इन्होंने कस्टमर डिमांड। जैसे मान लीजिए ओपनिंग हुक में आपको बताया था ना सर, कस्टमर ऑर्डर नहीं दे सकता कि अलग ब्रांच से पैसा काट के चेक पास करो। सर ये लैंडमार्क कोर्ट जजमेंट कौन सा है सर पता है आपको? मोहम्मद हुसैन साहब वर्सेस चार्टर्ड बैंक का केस है। अब सर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है ऑटोमेटिक सेट ऑफ ट्रिगर। भाई दोस्तों, ऊपर पढ़े थे ना कि नोटिस इज़ मैंडेटरी, लेकिन कुछ केसेस में ना हम नोटिस का वेट नहीं करते। जैसे ही खबर मिली कि सेट ऑफ इंस्टेंटली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है, तो नोटिस को वेव किया जाता है। यदि ब्रांच को ना इन 5 इवेंट में बताने वाला हूँ, इन पाँचों इवेंट में से किसी एक का फॉर्मल नोटिस मिल जाए तो ये नोटिस वेव हो जाता है। पहला सर डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर और पार्टनर। दूसरा लिखा है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तीसरा लिखा है गार्निसी ऑर्डर, यानी कोर्ट ने अकाउंट अटैच कर लिया। चौथा लिखा है नोटिस ऑफ असाइनमेंट, कस्टमर ने अपना क्रेडिट बैलेंस किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया। और फोर्थ लिखे हैं ये मॉर्गेज। अच्छा, फिफ्थ में लिखे हैं मॉर्गेज यानी नोटिस ऑफ सिक्योर्ड मॉर्गेज ऑफर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑलरेडी चार्ज टू द बैंक। तो सर इसको DWAGM से याद रखिए, दिग्वाम रूल फॉर ऑटोमेटिक सेट ऑफ। पाँच ट्रिगर बताया ना आपको, जिसमें आपको जीरो नोटिस देना पड़ता है। कैसे याद रखेंगे? यानी DWAGM, राइट। डाकू वापस आएगा गांव में, तो सर जैसे ही डाकू आता है बिना नोटिस के एक्शन लेना पड़ता है। तो डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, गार्निसी ऑर्डर, वाइंडिंग अप, असाइनमेंट और मॉर्टगेज। जैसे ही डाकू आता है भागना, नोटिस बिना नोटिस देना पड़ता है, इसकी नोटिस को स्किप करना पड़ता है। चलिए सर अब ट्रैप की बात करते हैं। पहला ट्रैप है कि क्वेश्चन देंगे वो कि मिस्टर एक्स कार लोन। देखिए इन्होंने एक ट्रैप लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि IBF आपको एक केस स्टडी देगा कि मिस्टर एक्स का जो कार लोन है ना वो NPA है और मिस्टर वाई जो है गारंटर हैं, उनके पास 5 लाख का FD मैच्योरिंग हो रहा है आज ही के आज। तो ब्रांच मैनेजर प्रेशर में आके क्या करता है, RO से तुरंत लिक्विडेट कर देता है FD को ताकि NPA को क्लोज कर लें। क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? सर याद रखिएगा, सीधा इसको इनवैलिड कर देना है, भावुक होकर वैलिड मत ट्रिक कर दीजिएगा सर। रूल कहता है कि गारंटर का लायबिलिटी प्योरली कंटिंजेंट होता है। आप उनके फंड को हाथ नहीं लगा सकते जब तक एग्जैक्ट गारंटी अमाउंट लीगली डिटरमाइन या क्रिस्टलाइज ना हो जाए, या तो कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में या फॉर्मल डिमांड क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, राइट। ये नियम कहता है। तो सर RO की ये ध्यान रखना है। अब सर नेक्स्ट ट्रैप है इमीडिएट एडजस्टमेंट इल्यूजन। क्वेश्चन आएगा कि कैन अ बैंक एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेट ऑफ ऑन रनिंग ओवरड्राफ्ट अकाउंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर। इसको सीधा गलत कर दीजिएगा सर। नॉर्मल सिचुएशन में नोटिस ज़रूरी होता है, लेकिन सर अनलेस, आपको बताया था ना दिग्वाम इवेंट हैज़ ऑकर्ड, अगर दिग्वाम नहीं है तो बैंक को तो नोटिस देना ही पड़ेगा। चुपके से फिनाकल में एडजस्टमेंट कीजिएगा तो केस हो जाएगी। और सर तीसरा लिखा है इन्होंने राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट। चलिए हम लोग राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। राइट ऑफ सेट ऑफ हमने देखा। सर इमेजिन कीजिए एक बहुत ही गुस्साया हुआ कस्टमर मिस्टर गुप्ता, वो आपके ब्रांच आते हैं। गुप्ता जी के 3 NPA अकाउंट चल रहे हैं ब्रांच में, एक होम लोन, एक पर्सनल लोन, एक ओवरड्राफ्ट, तीनों का ओवर ड्यू खड़ा है। गुप्ता जी आते हैं, कैश काउंटर पे टेलर के आगे 50,000 कैश पटकते हैं और बिना एक वर्ड बोले गुस्से में ब्रांच से बाहर निकल जाते हैं। आप बताइए मैनेजर साहब, ये पैसा फिनैकल में कौन से लोन में क्रेडिट, इस लोन में क्रेडिट कीजिएगा सर? होम लोन में, पर्सनल लोन में या OD में? तो सर यहाँ पे ना आता है लॉ का मज़ा। पहला रूल कहता है अगर मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट स्लिप पर एक्सप्लिसिटली लिख दिया होता कि फॉर होम लोन EMI, तो बॉस चाहे जो हो जाए, आप एज अ बैंकर लीगली बाउंड हैं कि होम लोन को ही क्रेडिट करेंगे, आप उसको पर्सनल लोन में नहीं डाल सकते क्योंकि मिस्टर गुप्ता ने लिख दिया है। लेकिन फिर आता है सर रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होता है? हॉवेवर, राइट, क्योंकि गुप्ता जी तसन में बिना कुछ बोले निकल गए तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया, तो पावर ऑफ चॉइस जो है ना अब आप पे शिफ्ट हो जाता है, यानी बैंक पे शिफ्ट हो जाता है। तो डिसाइडिंग विच डेप्ट और विच लोन अकाउंट टू एडजस्ट दिस मनी अगेंस्ट
इज़ लीगली गवर्न्ड बाय द राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर कस्टमर ने नहीं बताया तो बैंक अपनी मर्जी से सबसे वीक लोन या सबसे पुराने ओवरड्यू को क्लियर करेगा। तो दोस्तों यही जो है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन का बेसिक फंडा। चलिए अब इसके बेसिक कोर प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल को देखते हैं। सबसे पहला आता है सर गवर्निंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये पावर बैंक को किसने दी? तो सर राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो होता है ना, सेक्शन नंबर 59 टू सेक्शन नंबर 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इससे गवर्न होता है। ठीक है, तो सर ये करता क्या है? इट डिक्टेट्स द एग्जैक्ट लीगल, सर ये करता क्या है ये सेक्शन? इट डिक्टेट्स द एग्जैक्ट लीगल हायरार्की, मतलब सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटी, कि जब एक ही कस्टमर यानी डेटर के बैंक में सेवरल डिस्टिंक्ट डेप्ट हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, ओडी चल रहा है, तो आने वाले पैसा सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो सर इसको एप्रोप्रिएशन के सेक्शन कैसे याद रखें? तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो याद ही है, सेक्शन को ऐसे गुनगुनाइए, एप्रोप्रिएशन की शुरुआत 5/9 यानी 49 के साथ, राइट। चलिए तो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन कौन सा एक्ट देता है सर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बिल्कुल सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देता है। अब सर बात करते हैं प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ एप्रोप्रिएशन। जब बोरोवर पेमेंट करता है, उसके सारे डेप्ट क्लियर करने के लिए इनसफिशिएंट है, जैसे ड्यूज मान लीजिए 5 लाख है पर वो लाया केवल 50,000, तो लॉ ना एक 3 स्टेप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देता है, 3 स्टेप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो पहले हम लोग 2 रूल को देखते हैं। पहला रूल है सर कस्टमर इज किंग, सेक्शन नंबर 59 एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटीमेशन। सर इमेजिन कीजिए शर्मा जी आरटीजीएस फॉर्म भर के देते हैं और नरेशन में साफ साफ लिख देते हैं फॉर कार लोन ईएमआई, तो ये तो हो गई सर एक्सप्रेस इंटीमेशन, सीधी बात, बैंक को चुपचाप कार लोन में ही डालना पड़ेगा। अच्छा सर इसमें एक और चीज़ लिखा है इन्होंने, इम्प्लाइड हुक। अब सोचिए शर्मा जी का होम लोन ड्यू है, ईएमआई का एग्जैक्ट अमाउंट है 21,345 रुपया, 21345। शर्मा जी काउंटर पे आते हैं, चुपचाप एग्जैक्टली 21345 कैश देते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, स्लिप पर कुछ लिखा ही नहीं। क्या बैंक अपनी मर्जी चला सकता है? नहीं चला सकता सर। तो रूल क्या कहता है कि द सर्कमस्टांस सराउंडिंग द पेमेंट इम्प्लाई अ स्पेसिफिक इंटेंशन, क्योंकि अमाउंट परफेक्टली ईएमआई से मैच हो रहा है, द बैंक मस्ट अप्लाई इट टू दैट स्पेसिफिक डेप्ट। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो सर याद रखिएगा सेक्शन नंबर 59 कस्टमर इज़ डिवाइन, 59 में कस्टमर भगवान है, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड कस्टमर की ही चलेगी। अब रूल नंबर 2 होता है सर बैंकर टर्न, यानी सेक्शन नंबर 60 बैंक का डिस्क्रिशन। अब वापस आ जाइए अपने गुप्ता जी के एग्जाम्पल पर। सर 50,000 कैश फेंक के गए हैं गुप्ता जी, स्लिप पर कुछ नहीं लिखा, कोई एक्सप्रेस डायरेक्शन नहीं है, और 50,000 किसी भी पार्टिकुलर ईएमआई से एग्जैक्ट मैच ही नहीं हो रहा है, कोई इम्प्लाइड डायरेक्शन भी नहीं है। अब सर पावर किसकी है? तो सर यदि कस्टमर ने कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड डायरेक्शन नहीं दिया है तो राइट ना बैंक को शिफ्ट हो जाता है। तो सर रूल ऐसा है कि यदि कस्टमर ने कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड डायरेक्शन नहीं दिया तो राइट ना बैंक को शिफ्ट हो जाता है। यही है सर सेक्शन नंबर 60, राइट। यहाँ देखिए लिखा है इन्होंने सेक्शन नंबर 60। तो सर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है इन्होंने सुपर पावर, यानी बैंक के पास लीगल राइट है टू अप्लाई दिस पेमेंट टू एनी लॉफुल डेप्ट एक्चुअल ड्यू एंड पेबल फ्रॉम द डेटर। आरओ का प्रेशर है, सबसे कचरा एनपीए अकाउंट उठाओ जो ड्यू है और उसमें ये 50,000 डाल दो। कस्टमर का आके रोना रोएगा, राइट। कस्टमर आके रोएगा कि मेरा होम लोन जो है, राइट, होम लोन करना था, सीधा सेक्शन 60 डाल दीजिए, सेक्शन 60 में डाल दीजिए। तो सर सेक्शन 60 बैंक की फिक्स्ड है मर्जी, जब कस्टमर कुछ ना बोले तो सेक्शन 60 में चलेगी बैंक की मर्जी। क्लियर है सर? अच्छा यहाँ पे एक और ट्रैप दिया है इन्होंने, ट्रैप बाद में बात करेंगे, रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं पहले। तो इन्होंने रूल नंबर 3 क्या लिखा है देखते हैं। अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिखा है क्रिटिकल प्रिविलेज। सेक्शन 60 बैंक में क्या होता है, एक ऐसी पावर छुपी हुई है, राइट, जिससे आपका एनपीए रिकवरी टारगेट अकेले पूरा हो सकता है, राइट। तो सर इमेजिन कीजिए एक कस्टमर है, उसका क्या हुआ है सर, उसके एक लोन 4 साल पुराना एनपीए हो चुका है। उसका एक लोन है 4 साल पुराना है और वो एनपीए हो गया। कानून कहता है कि 3 साल बाद डेप्ट टाइम बार्ड हो जाता है। टाइम बार्ड समझते हैं ना, लॉ ऑफ लिमिटेशन हो जाता है, मतलब आप कोर्ट केस नहीं कर सकते उसे रिकवर करने के लिए। अब वो कस्टमर ब्रांच आता है 2 लाख लेकर, कितने लेकर सर, 2 लाख रुपया लेकर किसी नए लोन की ईएमआई जमा करना, पर स्लिप पर कुछ नहीं लिखा, यानी कस्टमर साइलेंट है, राइट। तो सर यहाँ पे आता है क्रिटिकल प्रिविलेज। क्या आप उस 2 लाख को उस 4 साल पुराने टाइम बार्ड यानी डेड लोन में लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, 1000 बार यस बोलता हूँ सर, लगा सकते हैं, राइट। तो बैंक क्या कर सकते हैं, लीगली अप्रोप्रिएट कर सकते हैं मनी को, किस ओर, टुवार्ड अ डेप्ट दैट इज़ टाइम बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। जो डेप्ट ना लॉ ऑफ लिमिटेशन से टाइम बार्ड है उसकी ओर ना
बैंक अप्रोप्रिएट कर सकते हैं पैसे को। तो सर आप रूल नंबर 3 की बात करते हैं, ये है रूल ऑफ टाइम यानी सेक्शन नंबर 61 यानी कानून का डंडा। सर अब मान लीजिए गुप्ता जी ने काउंटर पे कैश फेंक दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सेक्शन नंबर 59 तो होगा नहीं। सेक्शन नंबर 59 तब ना होता है जी जब वो बोल के जाते कि भैया इस पैसे को यहाँ लगाओ। उन्होंने कुछ बोला नहीं तो 59 तो गया। आप ब्रांच में कि इतने बिजी हैं, आप ब्रांच में इतने बिजी थे कि आपने भी बिना सोचे समझे बस एक सस्पेंस अकाउंट में पैसा डाल दिया। आपने भी कुछ नहीं सोचा, पैसा कहाँ लगा दिया, सस्पेंस अकाउंट में। कोई मर्जी नहीं चलाई, सेक्शन 60 भी नहीं चलाया सर। मर्जी चलाते तब ना सेक्शन 60 होता। आपने मर्जी भी नहीं चलाया तो सेक्शन 60 भी कैंसिल हो गया। अब क्या होगा सर? तो सुनिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यदि नाइदर द कस्टमर नॉर द बैंकर मेक एनी स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशन, भैया कस्टमर ने भी नहीं एप्रोप्रिएशन की नहीं किया, आपने भी एप्रोप्रिएशन नहीं किया, तो फिर लॉ सामने आ जाता है। कौन सा लॉ सर? सेक्शन नंबर 61। सेक्शन 61 सामने आता है। फिनेकल सिस्टम को क्या फॉलो करना पड़ेगा? फिनेकल सिस्टम को स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। जो उधारी सबसे पुरानी है यानी जो ओल्डेस्ट डेप्ट है, राइट, पैसा सबसे पहले उसमें एडजस्ट होगा। यही कहता है हमारा सेक्शन नंबर 61। फिर लिखा है इन्होंने इक्वल स्टैंडिंग प्रोविज़न यानी सेम डेट रूल। अब ऑडिटर तो आगे पूछेंगे ना कि भाई साहब अगर दो लोन एग्जैक्टली सेम डेट को सैंक्शन हुए थे, मतलब कि भाई वो पूछेंगे आपसे कि अगर दो लोन मान लीजिए सेम डेट को सैंक्शन हुए थे 1 अप्रैल को, तो पैसा कहाँ जाए? देखिए सर, इसको बोलते हैं इक्वल स्टैंडिंग प्रोविज़न। अब ऑडिटर पूछेगा कि भाई साहब अगर दो लोन एग्जैक्टली सेम डेट यानी 1 अप्रैल को सैंक्शन हुए थे तो पैसा कहाँ जाएगा? कानून कहता है कि दोनों में प्रोपोर्शनेटली बटेगा यानी प्रो रेटा के बेसिस पे बटेगा, किसी एक को फेवर आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिखा है लिमिटेशन एक्सटेंडेड। इसका मतलब हुआ, ध्यान रखिएगा कि ये जो रूल है इसके अंदर पेमेंट कंटिन्यूसली ओल्डेस्ट डेप्ट को ही हिट करेगी। तो इसमें रूल क्या कहता है कि जो पेमेंट है वो जो ओल्डेस्ट डेप्ट है उसी को हिट करेंगे, एवन इफ दोज डेप्ट आर टाइम बार्ड। चलिए एक बात बताइए सर, अगर दो लोन सेम डेट पे ओपन हुए हैं तो एडजस्टमेंट ओल्डेस्ट में होगी या प्रो रेटा बेसिस पे होगी? सर अभी बताया था प्रो रेटा बेसिस पे होगी। चलिए तो सर एग्ज़ाम में आपको तीनों सेक्शन बताए हैं मैंने, 59, 60, 61। इसकी खिचड़ी बन जाती है तो कैसे याद रखिए सर? इसको CVT से याद रखिए, CVT हायरार्की ऑर्डर। राइट, यहाँ देखिए लिखा है इन्होंने, सी से कस्टमर यानी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है सेक्शन नंबर 59 का है, जो कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन होता है। अच्छा, बी से होता है बैंकर। बैंकर यानी सेकंड प्रेफरेंस सेक्शन 60, यदि कस्टमर साइलेंट है तो फिर हिट टाइम बार्ड हिट कर सकते हैं। और लास्ट में जो टी होता है वो टाइम या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए है, थर्ड प्रेफरेंस है सेक्शन नंबर 61 यानी ओल्डेस्ट फर्स्ट इक्वल डेट है तो प्रो रेटा लगा दीजिए। इसी को बोलते हैं CVT हायरार्की। क्लियर है सर? चलिए आपको मैं ले चलता हूँ अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा इंटरेस्ट वर्सेस, वही देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट वर्सेस प्रिंसिपल एप्रोप्रिएशन रूल। अब सर आते हैं ब्रांच के डेली कलेज पर। कस्टमर का पर्सनल लोन चल रहा है, क्या चल रहा है सर? पर्सनल लोन, राइट। उस महीने की EMI बनती है 10,000 रुपये, जिसमें 8,000 इंटरेस्ट है और 2,000 प्रिंसिपल है। EMI कितनी बनती है सर? 10,000 रुपये, राइट। पर्सनल लोन चल रहा है, 8,000 ब्याज है और 2,000 प्रिंसिपल है। कस्टमर कहता है मंडी चल रही है सर, आज केवल 6,000 ले लो ना। आप फिनेकल इस 6,000 को पहले इंटरेस्ट से घटाएगा या प्रिंसिपल से घटाएगा? तो सर इसके लिए ना एक लैंडमार्क जुडिशियल प्रेसिडेंट है। ये रूल सेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस में। केस का नाम घोता मार लीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मिस्टर खारावेला इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस उड़ीसा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। खारावेला याद रखिएगा बस, खारावेला, बहुत ही लैंडमार्क केस है। अब सर हुआ क्या, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्रिस्टल क्लियर है कि अब अगर भैया स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट, पार्शियल पेमेंट मेड बाय डेटर मस्ट फर्स्ट बी अप्लाइड टुवर्ड सेटिस्फाइंग द इंटरेस्ट ड्यू। यानी पार्शियल पेमेंट वाले केस में यदि स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो पार्शियल पेमेंट जो डेटर ने किया है ना, उसको पहले जो है इंटरेस्ट ड्यू की तरफ सेटिस्फाई करवाओ। और एक बार एक्रूड इंटरेस्ट फुल्ली क्लियर हो गया ना, राइट, तभी जाके जो है बैलेंस जो है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सीक्वेंशियल एडजस्टमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि यदि कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं हो तो जो पार्शियल पेमेंट डेटर ने किया है उसको पहले सेटिस्फाई करवाओ इंटरेस्ट ड्यू से, राइट, सेटिस्फाइंग द इंटरेस्ट ड्यू। और फिर एक्रूड इंटरेस्ट जब फुल्ली क्लियर हो जाए, जीरो हो जाए, तो जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे जाएगा। क्लियर है सर?
चलिए, तो आपको ऐसे इसको याद रखने के लिए एक मस्त जुगाड़ बनाया हूँ सर। इसको बोलते हैं देसी बनिया रूल। मतलब क्या हुआ सर? गुनगुनाइए मेरे साथ, पहले ब्याज फिर मूल, इंटरेस्ट फर्स्ट देन प्रिंसिपल। सर अब बैंक जो है ना पहले अपना ऑपरेटिंग इनकम को प्रोटेक्ट करेगा, यानी इंटरेस्ट को, इससे पहले कि कस्टमर की एक्चुअल लायबिलिटी को घटाए। तो बैंक अपना मुनाफा पहले देखता है दोस्तों, अनलेस योर एग्रीमेंट एक्सप्लिसिटली स्टेट अदरवाइज। ठीक है, इंटरेस्ट बकेट जो है पहले ख़त्म होता है। अब सर यहाँ पे ना एक दो ट्रैप है, वो भी देख लीजिए। तो पहला ट्रैप लिखा है इन्होंने कि देखते हैं, इसको बोलते हैं टाइम बार्ड लोन ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर क्या लिखा है इसमें कि एक सिनेरियो दिया हुआ है। मिस्टर ए ने 10,000 रुपया डिपॉजिट किया बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, राइट। बैंक ने इस अमाउंट को 5 साल के पुराने टाइम बार्ड लोन में अप्लाई कर दिया। मिस्टर ए ने क्या किया, स्यू किया बैंक को, क्लेम किया कि भैया टाइम बार्ड डेब्ट जो है ना लीगली रिकवर नहीं कर सकते, ना ही क्रेडिट कर सकते हैं। तो भैया कौन जीता यहाँ पे? इमेजिन कीजिए, गुप्ता जी ब्रांच आए हैं, 10,000 रुपया कैश काउंटर पे फेंक के चले गए। उनके एक 5 साल पुराना लोन एनपीए पड़ा है, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन यानी 3 साल क्रॉस कर चुका है। मतलब कानून की नज़रों में डेड हो चुका है। सर आपको पता होगा ना, डेड लोन का जो लिमिटेशन होता है वो 3 साल का होता है। तो कानून की नज़रों में वो डेड हो चुका है। आपने आओ देखा ना ताओ, वो 10,000 उस टाइम बार्ड लोन में ठोक दिया रिकवरी दिखाने के लिए। गुप्ता जी भेज दिए बैंक पे लीगल नोटिस, तुम्हारा लोन टाइम बार्ड था, तुम पैसा वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, समझे? तुम्हारा लोन टाइम बार्ड था, तुम पैसा वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको लगेगा हाँ यार, टाइम बार्ड एनपीए में बिना पूछे पैसा डाल दिए, कस्टमर ही जीतेगा। नहीं सर, गलत। आंसर है बैंक जीतेगा, क्योंकि सर सेक्शन 60 और सेक्शन 61 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, वो क्या बोलता है कि यदि भैया यदि कस्टमर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो 59 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर बैंक के पास अथॉरिटी है। क्या अथॉरिटी है? कि हम फंड को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं किसी भी लॉफुल डेप्ट से। और हाँ दोस्तों, ये जो है ना स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है डेप्ट बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। कोर्ट बोलेगा गुप्ता जी आपने बताया नहीं पैसा कहाँ डालना है, अब बैंक की मर्जी है, राइट। तो आरओ की साइड से आपको डायरेक्ट शाबाशी मिलेगी। बिल्कुल सर, आपने सही काम किया है। तो सुनिए सर, इसको ऐसे याद रखिए, सेक्शन 60 की शांति टाइम बार्ड से भी दिला दे मुक्ति। यानी बैंक हमेशा लीगली रिकवर कर सकता है ये टाइम बार्ड डेप्ट को एप्रोप्रिएशन के माध्यम से। अब सर ट्रैप दूसरा सुन लीजिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डिडक्शन इल्यूजन। आईआईबीएफ का ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, बोलेगा कि इन द अब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एनी पार्शियल रिपेमेंट मेड बाय बोरोवर इट एडजस्टेड टुवर्ड द अगेंस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट टू रिसीव द डेटर वर्जन। ट्रू और फॉल्स है। सर आपके ब्रांच के एक डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर शर्मा जी रोते रोते आते हैं, कहते हैं मैनेजर साहब मेरा पर्सनल लोन बहुत भारी पड़ रहा है, ये लीजिए 50,000 पार्शियल पेमेंट, इसको सीधा मेरे प्रिंसिपल से माइनस कर दो ताकि मेरी ईएमआई का बर्डन कम हो जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से कुछ लिखा नहीं है तो क्या फिनाकल आपको प्रिंसिपल अमाउंट पहले कम करने देगा कस्टमर को रिलीफ देने के लिए? नहीं सर, इमोशन में आके ट्रू मत कर दीजिएगा, बेचारे डेटर का बर्डन कम कर देना है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोली है सर। एक लैंडमार्क केस भी आपको बताया था, नाम है खाराबेला इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। तो पेमेंट जो है ना पहले इंटरेस्ट को हिट करेगा। बैंक धर्मशाला नहीं है, पहले बैंक की इनकम बुक होगी यानी इंटरेस्ट इनकम बुक होगी, और फिर जो रिमेनिंग सरप्लस रहेगा वो प्रिंसिपल में जाएगा। तो सर यही है ना अपना देसी बनिया रूल, इसको बोलते हैं देसी बनिया रूल। पहले ब्याज फिर मूल, इंटरेस्ट जो है हमेशा पहला बाइट जो है एप्पल का खाता है, राइट। खाराबेला बोल गया, प्रिंसिपल को बाद में देखना। बस सर यही तो आपको समझना है। तो सर आपने राइट ऑफ सेट ऑफ देख लिया, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन देख लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी और मैंडेट देख लिया। यदि इतना देख लिया ना, मोर देन सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पार्टिकुलर चैप्टर। आई होप द थिंग इज़ क्लियर। इस पर क्विजेज अटेम्प्ट करें, चीज़ों को समझें। मिलते हैं